अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत मौसम से ही करेंगे, क्योंकि इन दिनों पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से मौसम खुशगवार बना हुआ और बड़ी संख्या में सैलानी इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इस बर्फबारी से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन किसान ज्यादा खुश नहीं है। जल्दी ही पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में भी दिखने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम करवट लेगा और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। पहले मौसम की पहली बर्फ बहुत अच्छी लग रहा है। एकदम एक्साइटेड हूँ। एंजॉय द स्नो। कश्मीर की वादियां इन दिनों बर्फबारी से और भी खूबसूरत हो गई हैं। ये खूबसूरती डोडा से लेकर बडगाम तक, सोनमर्ग से लेकर कुपवाड़ा तक हर जगह देखने को मिल रही है। प्रकृति का ऐसा मनोहारी श्रृंगार देख हर कोई इन वादियों की ओर खिंचा चला आ रहा है। कोई परिवार संग पहुंचा है और कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती के लिए आया है। कश्मीर के ज्यादातर पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हैं। ये लोग प्रकृति की इस खूबसूरती को करीब से देखकर बहुत उत्साहित हैं। मैं मुंबई से आई हूँ और फर्स्ट टाइम स्नो, सो आई एम लाइक रियली एक्साइटेड एंड भदरवा इज लाइक रियली यू नो हेवनली। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट चीज है कि यू नो हम यहाँ आए एंड स्नो हो गया, जो मुझे देखना था। अगर नहीं होता तो मैं एकदम डिसअपॉइंट हो जाती। बट आई एम लाइक रियली 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 एक्साइटेड। मेरा नाम आयरीन जेम्स है, मैं बैंगलोर से आई हूँ और मैं कुछ अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आई हूँ। हम लोग इस बहुत ब्यूटीफुल जगह का नाम है भदरवा एंड दिस इज इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। एवरीवन मस्ट कम, द सीजन हैज स्टार्टेड। सैलानियों ने कश्मीर का रुख किया तो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। इतना ही नहीं, खेती किसानी से जुड़े लोग भी इस बर्फबारी से खुश हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में बर्फबारी यूं ही जारी रही तो पर्यटकों की संख्या में और इजाफा देखने को मिल सकता है। टूरिस्ट जो आए हुए हैं, और टूरिस्ट वो है जो जम्मू के बाहर का है। जम्मू के अलावा यहाँ पर मेरी बात अभी बेंगलोर के लोगों से हुई है, महाराष्ट्र से आए हैं लोग, कलकत्ता से लोग आए हैं, दिल्ली से लोग आए हुए हैं। तो शुरुआत एक अच्छी हो चुकी है इस साल के लिए। जो हमारा विंटर सीजन रहेगा भदरवा का, मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बर्फबारी हुआ है, उम्मीद करेंगे अगले दिनों में और बर्फबारी होगा और टूरिस्ट जो है और बढ़ावा मिलेगा हमारे। लेकिन इस बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में कई रास्ते बंद हो गए, जिसके चलते जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिन्हें निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। साथ ही साथ सड़कों पर जमी बर्फ को हटाकर रास्तों को खोला जा रहा है, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना पेश आए। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से राज्य के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से हो रही रुक रुक के बर्फबारी के बाद अब पूरे कश्मीर में ठंड ने दस्तक दी है। बीती रात अगर श्रीनगर की बात की जाए तो तापमान शून्य के आसपास था, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अब तापमान शून्य से नीचे लुढ़क चुका है। आने वाले दिनों में भी ये ठंड बढ़ेगी। अगर हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो पीर की गली में भी बर्फबारी हुई, जिसके चलते मुगल रोड को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। वही हाल उत्तरी कश्मीर के गुरेज इलाके का भी है, जो बांडीपोरा जिले में आता है। वहां पर कई जगहों पर तुलेल वादी में 6 से 8 इंच तक बर्फबारी हुई है, जबकि टंगडार को मिलाने वाला साधना पास भी पिछले 2 दिन के दौरान रुक रुक के हुई बर्फबारी के कारण कई घंटों तक यातायात के लिए बंद रहा। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल के अंत में यानी 30 दिसंबर से मौसम का मिजाज पूरे कश्मीर में एक बार फिर बदलेगा और उसमें 2 दिन तक कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है।
जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले जगहों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। ये तस्वीरें पर्यटन स्थल मनाली की हैं, जहां बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छाई हुई है। कुछ पर्यटक तो रास्ते में बर्फबारी देख खुद को रोक नहीं पाए और उसका आनंद उठाने के लिए गाड़ी से बाहर आ गए। आज कोकसर में ये सर्दी की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है और इसके लिए टूरिस्ट ही नहीं, यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए भी ये खुशखबरी है, क्योंकि बर्फ का आना खेतीबाड़ी के लिए भी बहुत अहम रहता है। 2024 का जो विंटर का जो पहला स्नोफॉल है वो कोकसर से आरंभ हो गया है। उधर पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें पूर्वी सिक्किम से आई हैं, जहां बर्फबारी देख घूमने आए लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रही ये बर्फबारी आने वाले दिनों में मौसम के रुख में बदलाव का इशारा कर रही है। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हालांकि देवभूमि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है, उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से सब चीज़ें सेटल होती है, तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पॉल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा। लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है, ये सब नॉर्मल के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की करेंगे, जो इन दिनों हिंदू एकता पद यात्रा लेकर निकले हैं। उनकी इस यात्रा का आज 5वां दिन है और ये यात्रा मध्य प्रदेश बॉर्डर से यूपी के झांसी में देवरी गांव पहुंची, जहां बुलडोजर से फूल बरसाकर पदयात्रा का स्वागत किया गया और इस यात्रा में देश के बड़े साधु संत और नामी गिरामी हस्तियां भी हिस्सा ले रही हैं। इस यात्रा का मकसद समाज में फैले जात पात और भेदभाव को मिटाना है, जिसके चलते हिंदू एकता पदयात्रा को लोगों का भी खूब समर्थन मिल रहा है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, यूपी वालों जय सिया राम। हाथों में हनुमान जी का ध्वज लेकर चलती हजारों की ये भीड़ हिंदू एकता पदयात्रा का हिस्सा है, जिसकी अगुवाई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई इस यात्रा का आज 5वां दिन है। अपने 160 किलोमीटर के सफर में ये यात्रा जिस भी रास्ते से गुजर रही है, लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी में इस यात्रा को लेकर गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसकी गवाही यूपी के झांसी से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। आज ये पदयात्रा जब मध्य प्रदेश बॉर्डर से यूपी के झांसी में देवरी गांव पहुंची, तो यहाँ बुलडोजर से फूल बरसाकर पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। हिंदू एकता यात्रा अपने 5वें दिन में प्रवेश कर गई है और आज ये यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सामने आप देख सकते हैं, इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हो, बड़े बुजुर्ग हो, हर कोई भावुक है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो स्नेह मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, उससे अभिभूत दिख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस हिंदू एकता पदयात्रा में न सिर्फ देश के बड़े साधु संत शामिल हो रहे हैं, बल्कि अभिनेता संजय दत्त जैसी जानी मानी हस्तियां भी जुड़ रही हैं। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग इस यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, जो भजनों पर झूमते गाते धीरेन्द्र शास्त्री से कदम मिलाकर चल रहे हैं।
पांचवें दिन ये यात्रा देवरी से मऊरानीपुर की ओर जा रही है और जो जनसैलाब पहले दिन से इस यात्रा में जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के बाद उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गुड न्यूज टुडे लगातार इस यात्रा के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है। थकान हो रही है कि नहीं? नहीं, थकान तो बालाजी जब शक्ति दिए तो थकान किस बात का है, थकान नहीं होता। आप लोग कहाँ से जुड़े इस यात्रा में? मैं दिल्ली से आई हूँ सर, दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से यात्रा में कब से है आप लोग? मैं बागेश्वर धाम से। तो कोई थकान, कोई ठंड वगैरह कुछ नहीं लगी? नहीं, मेरे बालाजी ने इतनी मेरे लिए शक्ति दे दी। ये कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, इसीलिए इतनी जनता जुड़ी है, इसीलिए हम सब इनके साथ जुड़े हैं। तो मतलब ये काम अपने दिल से करते हैं, यहाँ से नहीं करते, ये मैंने देखा है। ये गरीबों से मिलते हैं, ये गरीबों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने बहुत कम देखा है इसे। और इनका मैसेज हम पहुँचाएंगे, साथ में पहुँचाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वो समाज में फैले जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी बुराई के खिलाफ ये पदयात्रा कर रहे हैं ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। अपनी यात्रा के दौरान वो अपने इसी मकसद को लेकर लोगों से बात भी कर रहे हैं। भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से यह आध्यात्मिक यात्रा अपना कार्य कर रही जन जागृति की यात्रा है। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या नेता क्या अभिनेता, सब इस देश व्यापी यात्रा से जो राष्ट्र को बचाने की यात्रा है उससे जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैसा प्यार मिल रहा है आपकी यात्रा? बहुत अटूट एकता के साथ देश एक नई क्रांति में वो जुड़ रहा है। एक देश एकात्म की अध्यात्म की इस यात्रा में बागेश्वर बालाजी से राम राजा ओरछा के मिलन की यात्रा में अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहा है। निश्चित रूप से देश एक नया इतिहास रचेगा। 21 नवंबर को ये हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी, जो 9 दिनों में 160 किलोमीटर का सफर तय कर 29 नवंबर को मध्य प्रदेश के ओरछा धाम पहुंचेगी, जहां राम राजा मंदिर पर इस यात्रा का समापन होगा। यूपी के झांसी से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं 2 महीने बाद शुरू होने जा रहे महाकुंभ की, जहां पर जूना अखाड़े के साथ ही पंच अग्नि अखाड़ा और अवाहन अखाड़े ने भी मेला क्षेत्र में विधि विधान के साथ अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर दी है। इसमें क्रेन की भी मदद ली गई। प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था, आध्यात्मिकता और मोक्ष के महापर्व महाकुंभ के रंग दिखने लगे हैं। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन शुरू हो गए हैं। सनातन का प्रतीक माने जाने वाले अखाड़ों के धर्म ध्वजा की स्थापना शुरू हो गई है। सबसे पहले सबसे बड़े अखाड़े पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में भूमि पूजन किया। देश भर से आए साधु संतों की मौजूदगी में जूना अखाड़े की तरफ से हर हर महादेव के जयकारों के साथ 52 हाथ की धर्म ध्वजा की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही उसमें 52 शक्ति पीठों का आह्वान भी किया जाता है। इसी जूना अखाड़े की ध्वज के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भी 52 का ही समावेश होता है। 52 हाथ ऊंचे धर्म ध्वजा में लगे कपड़े का आकार भी इसी तरह से बनाया जाता है कि वो तीनों तरफ से उसमें 52 अंक का ही समावेश हो।
52 शक्तिपीठों के स्वरूप वाले धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए जूना अखाड़ा भैरव का भी आह्वान करता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जहाँ पर भी शक्ति का वास होता है वहाँ उनकी रक्षा के लिए भी भैरव रहते हैं। यहाँ पर फिर साधु जो है अस्थायी रूप से वास करने लग जाएंगे। जहाँ पर धर्म का स्थापना हो गया तो फिर साधु संतों का निवास रहना, और यहाँ पर जो है करीब 3 महीना जो है यहाँ पर कुंभ मेला में संत महात्मा लोग जो है पूरा वास करेंगे जी। भजन पूजन पाठ यज्ञ वगैरह सब होगा, कथा प्रवचन सारे चीज चलेंगे जी। पंच अग्नि अखाड़े ने भी धर्म ध्वजा की स्थापना की है। अग्नि अखाड़े के संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अखाड़े की इष्ट देवी माता गायत्री की आराधना कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वजा की स्थापना की। वैसे तो साधु संत अस्थायी तौर पर कहीं भी वास करते हैं, लेकिन कुंभ जैसे आयोजन के लिए जब डेरा डालते हैं तो वहाँ पर सनातन धर्म के प्रतीक धर्म ध्वजा की स्थापना करने के साथ ही उसके पूजा पाठ, भोग, आरती की व्यवस्था की जाती है। धर्म ध्वजा सनातन धर्म का प्रतीक है, जिसकी रक्षा के लिए सदियों पहले पंच अग्नि अखाड़े का भी गठन किया गया था। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम हविर्या च होत्री एद्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा स्थितः व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरितिः यः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तु भीरवतु भीरिष्टा भीरीसा। आज हम आप सब गंगा के पावन तट पर स्थित हैं। आज मानो आज से हमारा कुंभ प्रारंभ हो रहा है और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आए और गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आवाहन अखाड़े ने भी पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपनी धर्म ध्वजा की स्थापना की। 3 बड़े अखाड़ों की तरफ से धर्म ध्वजा की स्थापना के शुभ अवसर से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आस्था अध्यात्म से जुड़े महाकुंभ का आरंभ अगले साल जनवरी में होने जा रहा है। सनातन संस्कृति और धार्मिक इतिहास से जुड़ा ये उत्सव 45 दिनों तक चलता है। करीब 2 महीने के अंदर शुरू होने जा रहे महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से होगी और समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। इस मौके पर संगम के किनारे भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे देश से तीर्थयात्री आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार कुंभ में करीब 40 से 50 करोड़ लोग आ सकते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मेला क्षेत्र भी इस बार 4000 हेक्टेयर से ज्यादा होगा, ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ आध्यात्मिक आनंद मिले बल्कि उनका प्रवास भी आसान और सुविधाजनक हो। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। एक विमान के अंदर कुछ ऐसा अद्भुत हुआ जो उस विमान के यात्री शायद ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। बताया जा रहा है कि दुबई से मुंबई आ रहे एयर इंडिया के विमान में कृष्णा नाम की एक महिला यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनकी सांसें उखड़ने लगी, महिला बेहोश हो गई। क्रू मेंबर्स ने विमान में मौजूद डॉक्टर से बात की। उन्होंने महिला का नब्ज टटोल कर बताया कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश होने लगी। यात्रियों से लेकर विमान के क्रू मेंबर्स तक सब घबरा गए। वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। विमान उस वक्त पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजर रहा था। तुरंत पाकिस्तान के एयरपोर्ट से संपर्क किया जाने लगा और इन सब में काफी वक्त गुजरता जा रहा था। इसी बीच अमृतसर की एक महिला यात्री यशोदा शंकर ने विमान के क्रू मेंबर से कहा कि वो महिला की मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो एक हीलर हैं और वो कोशिश करेंगी तो शायद महिला ठीक हो जाए। क्रू मेंबर्स ने उनकी बात मान ली और तुरंत महिला के पास ले गए। क्रू मेंबर्स का कहना है कि यशोदा ने महिला के आज्ञा चक्र मस्तिष्क के मध्य भाग में, जहां पर तिलक लगाया जाता है, वहां पर हाथ रखा और देव स्तुति की। साथ में कुछ मंत्रोच्चार भी किया और क्रू मेंबर्स ने यह भी बताया कि करीब 5 मिनट बाद पीड़ित महिला की सांसें चलने लगी और वो उठकर खड़ी हो गई। कोलकाता की रहने वाली कृष्णा भौमिक ने यशोदा का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें
ऐसा लग रहा है कि वो मौत को छू कर लौटी हैं। खुद इस वक्त यशोदा जी हमारे साथ मौजूद है। यशोदा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस वक्त आप उस महिला के पास गई, उनकी हालत किस तरह की थी, ये भी बताएं, और आप कितनी कॉन्फिडेंट थी और आपको कितना यकीन था कि आप उनको हील कर पाएंगी? मैंने फिर वहां गई और मैंने देखा वो तो ठंडी पड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसे, मेरा काम ये है तो मुझे छूने से समझ में आता है कि बॉडी में ऊर्जा नहीं है, प्राण तत्व जा चुका है, उसको प्राण तत्व बोलते हैं। तो मैंने जैसे उनको हाथ छुए और मैंने उनका माथा छुआ, और क्योंकि मैं स्त्री हूं तो मैंने उनको बॉडी पे हर पार्ट पे छू के चेक किया कि कितना प्राण बचा है। तो उनकी बॉडी में शायद 5% भी नहीं बचा था प्राण। तो फिर मैंने भगवान को बोला, मैंने कहा कर दूं, मतलब कोशिश करूं, आप साथ दोगे? तो ऐसे फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ पवित्र होने का मंत्र दिया, क्योंकि अगर आपको भगवान को बुलाना या उनकी कृपा पानी है तो आपको उनके लिए रास्ता साफ करना पड़ेगा। तो मैंने पवित्र होने का मंत्र है जो हमारे ग्रंथों में है, वो मंत्र मैंने बोला, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ये मंत्र का जल लेके अपने ऊपर छिड़का और लेडी के ऊपर छिड़का, ताकि वो पवित्र हो जाए और उनको भगवान की कृपा मिल जाए। फिर मैंने उनको पीछे से हक किया और उनके आज्ञा चक्र पे हाथ रखा। तो श्रीमद् भागवत में ना भगवान के नाम की एक औषधि है, तो मैंने बस भगवान की बात पे भरोसा करके, और भागवत में भगवान एक बार बोलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय व्यम। तो कि भगवान का नाम एक ऐसा है जो तीनों तरह के ताप को नष्ट कर देता है, बस आपका भाव निष्काम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो फिर मैंने उनके आज्ञा चक्र पे अपनी फिंगर रखी और सिर्फ ये मंत्र बोला, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये भगवान के नाम की औषधि है, ये आप सब भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है जी। ये मैंने किया और वो बिल्कुल, मुझे लगा शायद मुझे 10 मिनट लग गए, क्योंकि मैं अलग उसमें चली गई थी, मैं बिल्कुल फोकस्ड हो चुकी थी। लेकिन कैप्टन ने मुझे बाद में बताया कि मैम 3 मिनट में ही वो लेडी खड़ी हो चुकी थी। बिल्कुल वही कैप्टन यही और क्रू मेंबर्स यही बता रहे थे कि 3 से 4 मिनट का वक्त लगा और उसके बाद जो आपने अपनी विद्या से आपने उनको ठीक कर दिया। लेकिन ये भी बताइए कि मुंबई लैंड करने के बाद क्या डॉक्टर्स ने भी उनकी मेडिकल जांच की, चेकअप किया? समझ में आता है मुझे भाव, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहती हूँ कि वो जो भगवान ने जो किया ना, अब जब नारायण स्वयं किसी को ठीक करेंगे, जो प्राण तत्व जो सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं, उसके बाद उनको ठीक होना ही था। तो डॉक्टर आए, उन्होंने उनकी नब्ज चेक की, उनसे ऐसे लाइक जो डॉक्टर की टेक्निक्स रहती हैं, उन्होंने बोला मेरी फिंगर पकड़िए और इसको आप प्रेशर से कितना पकड़ सकते हैं वो बताइए। तो उन्होंने प्रॉपर चेक किया, पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे उनके। फिर वो मुझे बोली कि यशोदा जी आप मुझे कुछ खिलाइए अपने हाथ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशोदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।